हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल मेंस 2022 जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था, इसके साइंस के क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो। तो सबसे पहले फिजिक्स के 11 क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक्स हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जूल इज अ यूनिट ऑफ पावर। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो जूल है वो एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ पावर, ये भी गलत हो गया। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, ठीक। जूल इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी गलत हो गया। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखो मैथ द कॉलम्स, और यहाँ पे देखो यूनिट्स दे रखी हैं उसकी। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, यानी कि फर्स्ट का डी होगा। अब देखो फर्स्ट का डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में फर्स्ट का डी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। कैपेसिटेंस का फैरेड और इंडक्टेंस का हेनरी, ठीक है। अब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन देखेंगे। A light bulb working on a 18 volt battery draws a current of 3 ampere. What will be the resistance of the bulb? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे V क्या होता है? वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ पे। तो R इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन I हो गया, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया है? 18 वोल्ट, 18 बाई, और करंट कितना दिया है? 3 एम्पियर। तो 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, तो 6 आंसर हो गया हमारा, यानी थर्ड ऑप्शन। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, तो वही सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, ओम का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स। तो ये तो गलत हो गया। पहले जान लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और एरिया के, ठीक है। यानी जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के, लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। तो वो जो कांस्टेंट है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको रो बोलते हैं सिंबल को। तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे लेकिन अगर जैसे कॉपर का है, कॉपर का कोई भी वायर हो, ठीक है, मान लो 5 मीटर का है या 10 मीटर का है, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। ये मान लो इसका जो थिकनेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये 0.5 mm का है, ये 2 mm का है, ठीक है। तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तब भी सेम ही होगा, ठीक है। यानी सेम मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होता है, चाहे उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो, चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा हो, ठीक है। उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मटेरियल चेंज हो गया तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर। तो ये भी गलत हो गया। लेंथ पे तो डिपेंड करता है लेकिन डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो ये गलत है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने बताया लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ये ऑप्शन सही हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। The induced current is the highest when the direction of motion of the coil is, तो इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, at right angles to the magnetic field, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। अब लॉस का एक क्वेश्चन देखते हैं। Which law was studied in the year 1787 in which it was said
that volume of a gas increases with its absolute temperature and if its absolute temperature decreases then its volume will decrease। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ल्स लॉ। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले देखो बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ को आपको याद आ रहा होगा, बॉयल, कोई चीज़ बॉयल होती है ना, बॉयल्स ये बॉयल की तरह है। तो कोई भी चीज़ बॉयल होती है तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। यानी हर चीज़ का एक फिक्स्ड बॉइलिंग टेम्परेचर होता है कि उसी टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा। तो वहीं से ये याद कर लो कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। हालांकि ये जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब गे ल्यूजैक की बात करते हैं। अब इसमें गे वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में गे लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें प्रेशर की बात हो रही है। और देखो टेम्परेचर केवल बॉयज लॉ में ही कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे बचा क्या, दोनों में टेम्परेचर है। चार्ल्स और गे ल्यूजैक्स लॉ में दोनों में टेम्परेचर है। तो गे लोगों में प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और फिर बचा क्या, बचा चार्ल्स लॉ। तो इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। उसके बाद है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। यानी कि अगर कई गैसों का मिक्सचर है, मान लो किसी कंटेनर में या किसी कहीं पे भी कई गैसों का मिक्सचर है, तो उन गैसों का जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैसेस कितना प्रेशर लगा रही हैं, या मतलब अगर वो अकेली भी रहेंगी तो कितना प्रेशर लगाएंगी, उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कोई इनका ऐसा नहीं है कि इकट्ठा होके कोई एडिशनल प्रेशर भी आएगा। एवोगैड्रोस लॉ, equal volumes of different gases contain an equal number of molecules under the same conditions of temperature and pressure। मतलब कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो आप कोई भी गैस ले लीजिए, आप नाइट्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। और एक मोल में, एवोगैड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आप एक मोल हाइड्रोजन गैस ले लीजिए या एक मोल नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, तो एक मोल हाइड्रोजन और एक मोल नाइट्रोजन दोनों में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। अब इन्वेंशन एंड डिस्कवरी का एक क्वेश्चन देखो। In which year was the Doppler effect discovered by Austrian scientist Christian Doppler that describes the change in frequency of any kind of sound or light wave produced by a moving source with respect to an observer। तो देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड है। अब मान लो एक वेव ऐसी है, ठीक, और एक वेव ऐसी है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक सेकंड में अगर इसकी एक वेव हो रही है तो इसकी देखो इसकी एक वेव अगर पास होगी तो इसकी 3 वेव पास हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड किसकी ज़्यादा है, इसकी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो कोई भी एक वेव है ऐसी है, मान लो आपने यहाँ पे कोई स्पीकर लगा दिया गाना, या फिर कोई भी एक साउंड सोर्स है, ठीक, कोई साउंड सोर्स है, और आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो अगर चुपचाप खड़े हो तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो एक सेकंड में मतलब इसी हिसाब से जाएंगी। लेकिन अगर इसकी तरफ आप दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है, इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दो, तो क्या होगा, इसकी पहली वेव तो आपके अंदर गई, लेकिन इसके जो रिलेटिव स्पीड अभी क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड बढ़ गई, क्योंकि आप इसकी तरफ जा रहे हो, तो नंबर ऑफ
ये जो वाइब्रेशंस हैं ये आपके कान के अंदर ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कुछ इस टाइप का हो गया कि आपके कान में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा जा रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1842, ठीक है, पहला ऑप्शन। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। Which scientist suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor? तो ये दिया था एंड्री मैरी एम्पियर ने। Who found an empirical relationship between the half-life of alpha decay and the energy of the emitted alpha particles in 1911? अब देखो हाफ लाइफ तो आपको पता होगा ना। हाफ लाइफ होता है कि कोई भी मटेरियल अपने का आधा, मान लो 10 ग्राम यूरेनियम है, तो कितने टाइम में वो 5 ग्राम का हो जाएगा डिके होके, वो होता है उसका हाफ लाइफ, ठीक है। तो जो भी मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो एनर्जी एमिट करते हैं, जैसे सन भी एनर्जी एमिट करता है, यूरेनियम वगैरह। इनके हाफ लाइफ जो अल्फा डिके होता है और कितना एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप किसने बताया था? तो गेगर एंड नुट्टल, ठीक है, इन दोनों ने बताया था। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। अब मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज? तो देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। तो देखो ये जो लिस्ट है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेस की, एक्स रेस की, ठीक है, यूवी रेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। किसकी कम होती है? रेडियो वेव्स की कम होती है, माइक्रोवेव्स की कम होती है। अब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है मतलब वो एकदम ऐसे ऐसे है, ठीक है, और जिसकी कम होती है यानी कि वो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी कम है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो रेडियो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो काफ़ी दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो देखो अब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है ना, यानी कि लास्ट में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो रेडियो वेव सबसे लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में दे दिया, तो ये तो गलत हो गया वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स रेस से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव की शो कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो इंफ्रारेड की माइक्रोवेव से ज़्यादा ही होती है और एक्स रे की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे में देखो गलत क्या है कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरे से ज़्यादा दिखा रखी है यहाँ पे, लेकिन एक्सरे की तो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में हो गया। अच्छा हाँ, एक बात और, ये तो हो गया कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन में कभी कभी जो ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट यानी कि रेड, ग्रीन, ये जो ब्लू लाइट, तो इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है? तो देखो जो रेड होता है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होती है, ठीक है, लोवेस्ट। तो फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है इसीलिए ये दूर तक ट्रेवल करता है। सिमिलरली रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होती है, ठीक है, इसलिए ये दूर तक ट्रेवल करता है, ठीक है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, लोवेस्ट होती है विजिबल लाइट में, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है यानी कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये हिंदी में हो गया। Which of the following is correct about uniform acceleration? An object under free fall is an example of uniform acceleration. तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया, क्योंकि अगर कोई भी चीज गिर रहा है ऊपर से नीचे तो जी होता है ना, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, हर सेकंड इसी एक्सीलरेशन से स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं,
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये अगर कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि मान लो हम बाइक से 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, और लगातार उसी स्पीड से चले जा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो यूनिफॉर्म कहाँ से हुआ? ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि अभी आप 50 पे चल रहे हैं, अगले सेकंड 60 पे चले गए, अगले सेकंड 70 पे चले गए, ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन गेन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखो, फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली मान लें कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा, वहां पे आप कांस्टेंट स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार कोई स्पीड दे दी उसको तो उसी स्पीड में चलता रहेगा। मान लो कोई सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, अब किसको कोई ऑब्जेक्ट है, इसको धक्का दिए, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा, तो लगातार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल है उससे। मोशन ऑफ स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा ना स्प्रिंग पे, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। ठीक है, अभी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब जो स्प्रिंग होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो स्प्रिंग तो बार बार आप जाता है, उसके बाद दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है। जो पेंडुलम होता है वो भी दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, 9th क्लास में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा ना। डिस्टेंस होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप गए, देर तक घूमे और घूमकर वापस उसी जगह पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। अब हम केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले पीरियोडिक टेबल के 2 क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन रिसेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच 2 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखो क्या है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोजले वाला, उसमें भी फिक्स नहीं है। उसको ग्रुप 1 में डाल तो दिया गया है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप 17 से भी मैच करती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या मैच करती हैं। हाइड्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल डुप्लेट लाइक H2। ठीक है, तो ये हेलोजन से मैच करता है। जैसे जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजेंस कहते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन डुप्लेट बनाता है Cl2। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन भी बनाता है H2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो ग्रुप 17 से मैच करता है। लेकिन हाइड्रोजन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन लाइक अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, जैसे कि सोडियम। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव हो जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी लूज करके क्या बन जाता है? H पॉजिटिव। तो ग्रुप 1 से भी इसकी ये प्रॉपर्टी मैच करती है। लेकिन अब इसको ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है? ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप 1 में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ग्रुप 1 से मैच करता है, तो बस इसीलिए ग्रुप 1 में डाला है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। Which artificial element has been provisionally named Seaborgium by American researchers in honor of Nobel laureate Glenn T. Seaborg? तो सीबॉर्ग के नाम पे किस एलिमेंट का नाम सीबॉर्जियम रखा है? यानी कि प्रोविजनली रखा है, बाद में इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एलिमेंट 106, यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 106 है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, यानी कि लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो देखो ये जो लॉरेंसियम है इसका एटॉमिक नंबर है 103, और ये अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पे रखा गया। ठीक है, लॉरेंस के नाम पे लॉरेंसियम।
ये जो लॉरेंस थे ये कौन थे? इन्वेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस जो कि कई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद थोरियम। थोरियम का सिंबल है TH और इसका एटॉमिक नंबर है 90, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लॉरेंसियम का LR है सिंबल। फिर देखो बर्कीलियम, सिंबल है इसका BK, एटॉमिक नंबर 97। अब ये किसी पर्सन के नाम पे नहीं है, ठीक है, ये सिटी है बर्केली, एक सिटी है उसके नाम पे बर्केलियम रखा गया है, कैलिफोर्निया में एक सिटी है। और यहाँ पे लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी है, तो बर्कली में लेबोरेटरी है जहां पर इस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम उसके शहर के नाम पे रख दिया बर्किलियम। ठीक है, ये हिंदी में है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। आइडेंटिफाई अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट हैज अ फंक्शनल ग्रुप OH। अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स में ओल सफिक्स लगता है। ठीक है, तो ओल किसके लास्ट में आता है? अल्कोहल के आता है। तो क्वेश्चन अल्कोहल के बारे में पहले भी पूछा था, अभी फिर पूछ लिया। ठीक है, बाकी ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अल्कोहल में लास्ट में OH लगता है और इसका जो नाम होता है उसमें ओल लगता है। ठीक है, सफिक्स लगता है, ये सब सफिक्स हैं। सफिक्स यानी नाम के लास्ट में लगते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल का OH होता है, अल्डिहाइड का CHO, नाम में लास्ट में अल लगता है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, लास्ट में ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट फंक्शनल ग्रुप है COOH और लास्ट में नाम में क्या आता है? ओइक एसिड, जैसे इथेनोइक एसिड। ठीक है, मिसलिनियस के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, based on a quantum formulation by the Indian physicist सत्येंद्र नाथ बोस। नॉर्मली तो आप 3 स्टेट ऑफ मैटर जानते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन 2 मैटर और होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो एक्चुअली जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो हमारे जो इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने एक फॉर्मुलेशन दिया था, फॉर्मूला वगैरह, और उसी पे काम करके बाद में आइंस्टाइन ने ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इसको प्रेडिक्ट किया था, तो इसलिए दोनों के नाम पे है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आइंस्टाइन ने ये चीज कब प्रेडिक्ट की थी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा डीप पूछ लिया। आंसर होगा इसका 1924। और हाँ देखो, अब देखो 3 तो मेन हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद 2 हो गए कि एक प्लाज्मा हो गया, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, तो ये तो 5 हो गए स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद 2 स्टेट ऑफ मैटर और भी डिस्कवर हुए हैं, लेकिन वो भी जनरल बुक्स में नहीं आए हैं। ठीक है, In 1845, which German chemist published a method for the synthesis of acetic acid, a natural product containing 2 carbon atoms? तो एसिटिक एसिड क्या होता है? ये होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो इसको, तो ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन इसको लैब में कैसे बनाया जाए, लैब में कैसे सिंथेसिस किया जाए, वो कौन से जर्मन केमिस्ट ने इसके तरीके को पब्लिश किया था 1845 में, तो वो हैं हरमन कोलबे। ठीक है, अब हम बायोलॉजी के 13 क्वेश्चन देखेंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले सेल का एक क्वेश्चन देखते हैं। Which is a specialized excretory cell found in platyhelminthes that acts like a kidney, removing waste material through filtration? अब स्पॉन्ज सेल तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, स्पॉन्ज एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन स्पॉन्ज सेल कुछ नहीं होता है। स्टेम सेल, स्टेम सेल तो ह्यूमन सेल होता है, ये इस टाइप का सेल होता है कि इससे किसी भी दूसरे टाइप का सेल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये मेनली बोन मैरो वगैरह में पाए जाते हैं। अब फैट सेल देखो, फैट सेल तो मतलब वही, जिस सेल में फैट है तो फैट सेल हो गया। ठीक है, तो बचा एक ही ऑप्शन, फ्लेम सेल।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में हो गया। स्टेम सेल वही जो मैंने बताया, आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। ठीक है, जैसे कि ब्रेन सेल्स, इससे स्टेम सेल से हम ब्रेन सेल भी बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब हर टाइप के सेल्स बन सकते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के। फिर ये जो फैट सेल होते हैं इनको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं या फिर लिपोसाइट्स भी कहते हैं। ये कौन से सेल होते हैं? ये प्राइमरी कंपोज एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज इन स्टोरिंग एनर्जी एज फैट। ठीक है, फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। अब ह्यूमन डिजीजेस के 2 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following options is correct regarding sexually transmitted disease STD? तो स्टेटमेंट ए है, sexually transmitted diseases STDs are infections transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact। तो ये तो सही हो गया। स्टेटमेंट बी क्या है? HIV, HPV and hepatitis B virus is responsible for STD। तो ये भी सही है। HIV से कौन सा डिजीज होता है? इससे एड्स होता है। ठीक, HPV से क्या होता है? इससे कैंसर होता है। ठीक है, मतलब जैसे वेजाइनल कैंसर, पेनिस में कैंसर हो जाता है, या एनएस में हो गया, मतलब या सर्विकल कैंसर हो गया, तो इससे कैंसर होता है। हेपेटाइटिस बी, इससे क्या होता है? इससे लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, लिवर इन्फेक्शन। तो ऐसा नहीं कि जो हेपेटाइटिस है वो केवल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, वो और भी कॉजेस होते हैं। ठीक है, और भी कॉजेस से, मतलब बॉडीली फ्लूइड से फैलता है। अब जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअल के थ्रू हो, और भी कॉजेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो बोथ ए स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, हिंदी में हो गया ये। Deficiency of which of the following vitamins causes excessive bleeding from wounds? तो कौन सी विटामिन की कमी से घाव से बहुत ज्यादा खून बहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो देखो ये टेबल है, मतलब इंपॉर्टेंट जो विटामिन हैं और उनकी डेफिशिएंसी यानी उनकी कमी से कौन सा डिजीज होता है। तो देखो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं, इससे बेरी बेरी होता है। B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको, उसका केमिकल नेम कह सकते हो। तो इससे स्किन डिजीज होती हैं और रिटार्डेड ग्रोथ वगैरह। B3 को नियासिन कहते हैं, पेलाग्रा बीमारी होती है। विटामिन B12 इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसकी कमी से अनीमिया होता है। अनीमिया देखो आयरन की कमी से भी होता है। ठीक है, अनीमिया कई तरीके के होते हैं, आयरन की कमी से भी होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी को देखो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसको याद करने का तरीका देखो, कैल्सी वर्ड आ रहा है ना, कैल्सी मतलब कैल्शियम हो गया, और कैल्शियम हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और विटामिन डी भी हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं, मसल वीकनेस या लेस फर्टिलिटी। विटामिन के फाइलोक्विनोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। ठीक है, एक्चुअली इसकी कमी से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो जब कहीं भी कट वट लग गया तो घाव भर नहीं पाता है, तो खून लगातार बहता रहता है। ये हिंदी में हो गया है। अब न्यूट्रिएंट्स के 3 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the first B विटामिन discovered in 1897? तो पहला बी विटामिन का मतलब है विटामिन B1। ठीक है, तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायामीन। ठीक है, ये जो फॉलेट लिखा है ये एक्चुअल में फॉलिक एसिड ही है। ठीक है, फॉलिक एसिड भी विटामिन बी ही होता है। ठीक है, विटामिन बी का एक टाइप है। Which of the following is essential to form hemoglobin in blood? तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या जरूरी है ब्लड में? आयरन। ठीक है, तो आयरन आंसर हो जाएगा। अब देखो मैच द कॉलम्स करना है, न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके एग्जांपल्स हैं। तो देखो प्रोटीन का क्या हो जाएगा?
म्योसिन हो जाएगा। तो ए का 4 देखो एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो ये चीज़ आपको नहीं याद है तो इतना तो सबको पता होगा ना कि ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं ये मिनरल्स हैं, तो डी का फर्स्ट होगा। तो डी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो फैट जो है, फैट कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, तो सी का सेकंड तो खैर दोनों में है। फिर देखो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज होगा या म्योसिन होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है ना, प्रोटीन थोड़ी एनर्जी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा, और प्रोटीन का म्योसिन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन देखते हैं। Which group of animals are named because of their spiny skin and have a peculiar water-driven tube system that they use for moving around? तो देखो यहाँ पे स्किन की बात हो रही है ना, और स्किन डर्मेटोलॉजी आपने सुना होगा, जो डर्म वर्ड है वो स्किन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्नोडर्मेटा। ठीक है, plants that do not have well differentiated body design fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलोफाइटा। अब मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन देखते हैं। What do you call the type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor? मिमिक का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, कॉपी करना। तो कौन सा वो ड्रग होता है जो कि हमारे जो नेचुरल मैसेंजर होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उसकी कॉपी करता है रिसेप्टर्स को ऑन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अगोनिस्ट। ठीक है, अगोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं जो कि मान लो हम कोई बॉडी में काम करवाना चाहते हैं, तो नेचुरली क्या होता है कि बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर उससे कोई भी काम होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स ऑन होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे स्वेलिंग करानी है तो हार्मोन रिलीज होगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये काम हमें आर्टिफिशियली कराना है तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं अगोनिस्ट। ठीक है, इसका उल्टा होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी काम को रोकना है, बॉडी में कोई काम हो रहा है तो उसको अगर रोकना है बॉडी की रिसेप्टर को, तो एंटागोनिस्ट। ठीक है, देखो अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट यहाँ पर भी है, उसमें एंट लगा दो। ठीक है, एंटी मतलब उल्टा, तो एंट वर्ड आ गया यहाँ पे, तो एंटागोनिस्ट, तो ये उसका उल्टा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन किलर हो गया, यानी कि जो पेन है वो तो नेचुरल वो है, ठीक है, लेकिन उसको रोकना है तो एंटागोनिस्ट खा लिया। फॉर एग्जांपल जैसे स्वेलिंग, जो ड्रग्स स्वेलिंग को कम करते हैं, स्वेलिंग होना तो नॉर्मल है लेकिन स्वेलिंग को खत्म करना है, कम करना है, तो एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं वो कम कर देंगे उसको। ठीक है, Which of the following can degrade detritus into simpler inorganic substances? तो detritus मतलब वही जो कूड़ा कबाड़ा होता है, ठीक है, उसको डिग्रेड कौन करेगा? फंगल एंजाइम्स करेंगे। ठीक है, इनमें से अब ऐसा नहीं केवल फंगल एंजाइम्स ही करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पे तो ये काम करते हैं, ठीक है, वो भी डिग्रेड करते हैं और सिंपलर फॉर्म में डिग्रेड करते हैं। अब देखो सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले कि बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। तो वहां पे कैटाबॉलिज्म आंसर था। ठीक है, तो वहां पे तो ये पूछा था, लेकिन उसका जो पहला लाइन था बैक्टीरिया को तो वहां पे हटा दिया, बस फंगल एंजाइम्स इसको बना दिया क्वेश्चन। ठीक है, Who explained the structure and reproductive system of algae in 1935? तो ये हार्ड क्वेश्चन हो गया भाई, इसका आंसर होगा F.E. Pritz। What do you call the drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural function? तो वो कौन सा ड्रग है जो रिसेप्टर साइट पे जाके उसके नेचुरल फंक्शन को रोक देता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है? तो ये तो मैंने भी बताया ना, ये कौन होता है? एंटागोनिस्ट। ठीक है, और अगोनिस्ट क्या होता है? नेचुरल फंक्शन जो होता है वो उसकी कॉपी करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अगोनिस्ट होता है ये डुप्लीकेट चाबी होता है। ठीक है, किसी भी ताले की डुप्लीकेट चाबी है।
न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस is an organized group of activities which consists of all of the following except। तो देखो अगर कोई बीमार है तो उसका न्यूट्रिशनल केयर कैसे करना है, तो उसका एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट। तो असेसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है, तो न्यूट्रिशनल केयर में अगर कोई बीमार है तो उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का तो कोई काम है नहीं कि उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को असेस करें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भी देख लो, असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, बॉडी में क्या न्यूट्रिशन की कमी है क्या है वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, तो प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है वो सब डायग्नोसिस करना पड़ेगा, तो ये सब सही है, तो वही पहला ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हिंदी में हो गया। तो इतने क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं पहले डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप पे अगर लिंक काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने व्हाट्सएप अभी अपडेट नहीं किया है, अभी ये नया फीचर आया हुआ है, तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद लिंक काम करेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।